हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो मुगल्स डायनेस्टी के वीक होने के बाद में जो नई फॉर्मेशन बनी थी, जो नई डायनेस्टी निकल कर आई थी, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब जो मुगलों की प्रोविंसेस थी, जो उनकी स्टेट थी, उनके अंडर कंट्रोल, वो धीरे धीरे जो वहाँ के लीडर थे जिनको उन्होंने सूबेदार या वहाँ का चीफ अपॉइंट किया था, उन लोगों ने कैसे धीरे धीरे करके खुद को मुगल्स से अपने आप को फ्री करा लिया था या इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। उसी सीरीज में आता है एक बंगाल। बंगाल उस समय एक ऐसी स्टेट थी जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली स्टेट थी, सबसे प्रॉस्पेरियस कह सकते हैं हम उससे। द नवाब ऑफ बंगाल वर इनिशियली अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफ द रीजन्स। उस रीजन का, उस एरिया का गवर्नर अपॉइंट किया गया था बंगाल के नवाब को। Taking advantage of the political instability at the Mughal court, they became de facto rulers. जो मुग़ल कोर्ट थी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो वीक हो गए थे उनकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता के कारण। अब उनका स्थिर नहीं रह गया था साम्राज्य, तो उसको देखते हुए उन्होंने खुद को ही एक्चुअल रूलर्स डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि उन्होंने बता दिया था जो वहाँ के नवाब थे बंगाल के कि मैं ही अब जो हूँ वास्तव में शासक हूँ यहाँ का, मुग़ल जो हैं उनका इंटरफेयर हमारे यहाँ नहीं रहा। द मुग़ल एम्पायर फारुखशियार अपॉइंटेड मुर्शीद कली खान एज द गवर्नर ऑफ द बंगाल इन 1770 सीसी। यानी 1770 सीसी को बंगाल में जो मुग़ल एम्पायर थे फारुखशियार, उन्होंने मुर्शीद कली खान को वहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया था। द लेटर डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। उन्होंने वहाँ से, ढाका से अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद में कर लिया था बंगाल से, क्योंकि जिस ढाका जो है, जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है, वहाँ की कैपिटल है, लेकिन उस समय ये सारे हमारे इंडिया का ही पार्ट होते थे स्टूडेंट्स। ही वॉज सक्सीड बाय शुजा-उल-दीन जो हैं, जो जिनका टाइम पीरियड टेन्योर जो था 1727 से लेकर 1739 तक सी तक रहा, एंड अलवर्दी खान जिनका 1740 से लेकर टेन्योर 1756 तक रहा था। ये थे उस समय के बंगाल के फेमस नवाब। द नवाब टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर द efficient administration of Bengal in terms of the restriction and administration, effectively taking corrupt and inefficient officials, encouragement the growth of agriculture, trade and industry। जो उस समय वहाँ कर बंगाल का चल रहा था, उसमें उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने स्ट्रक्चर को फिर से रिकन्स्ट्रक्शन किया, क्योंकि उससे पहले वो सब कुछ जो था वहाँ बंगाल में जो मुग़ल एम्परर थे फारुखशियार, उनके अंडर कंट्रोल था। लेकिन जब अलवर्दी खान ने खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर रूलर घोषित कर दिया था वहाँ का, तो उसके बाद में उन्होंने सब कुछ, जैसे उन्होंने ढाका से अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद नाम पड़ा मुर्शीद कली खान के नाम पर ही। उन्होंने अपने ऑफिसर्स जो थे वो चेंज करने शुरू किए, क्योंकि पहले तो वो सारे के सारे जो थे, जो मुग़ल एम्परर थे, उनकी अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में धीरे धीरे सब अपने फेवर के लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की गई थी उस समय, एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी, ट्रेड वहाँ पर स्टार्ट किया गया था, और मेन सोर्स जो था वो वहाँ का रेवेन्यू था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बंगाल इंडिया का उस समय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पे करने वाला स्टेट था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उन्होंने भी सबसे पहले बंगाल को ही अलग किया था। बंगाल में ही उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टार्ट की थी डिवाइड एंड रूल की। इसके बाद नहीं आती है फॉर्मेशन जाट, जिन लोगों ने अपने आप को मुग़ल एम्परर से उस समय फ्री किया था या इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। अब जाट रेजिमेंट, इसमें इसने सारे हमारे पास पावरफुल नेम नहीं है प्रेजेंट टाइम में, जो कि हिस्ट्री में इतने ज़्यादा फेमस हुए थे। द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर अंडर देयर लीडर्स चारुमन
जो चूड़ामन वहाँ के राजा थे, उनकी लीडरशिप में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। जो जाट मानी जाती है बेल्ट, ये उस समय जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली है हमारी, इसके चारों तरफ का आसपास का जो एरिया था वो जो थे जाट सूबेदार थे वहाँ पर, जो कि मुगल्स ने अपॉइंटेड किया था उन लोगों को। और उन्होंने जब देखा कि मुग़ल पावर धीरे धीरे वीक हो रही है, तो उन्होंने भी अपने आप को औरों को देखते हुए, जो आपने अभी तक पढ़ी जैसे अवध, हैदराबाद, बंगाल, ये बड़ी एस्टेट थी, बड़ी रियासतें थी वहाँ की, लेकिन जो छोटी छोटी रियासतें थीं वो उनके सूबेदार वहाँ की जाट थे, उन लोगों ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था। एंड बट देयर रीजन बिटवीन दिल्ली एंड आगरा अंडर देयर कंट्रोल, दिल्ली से लेकर आगरा तक की जो छोटी छोटी एस्टेट थी उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल उन्हें करना शुरू कर दिया था। अब उनका मेन सोर्स क्या था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट जो हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेज है वो एग्रीकल्चर ही रहा है, और जाट जो है मेनली वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही हैं शुरू से, उनकी प्रॉस्पेरिटी का रीज़न भी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर वॉज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, उनकी इनकम का मेन सोर्स ही एग्रीकल्चर था उस समय। भरतपुर इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग किंगडम अंडर द रूल ऑफ सूरजमल, सूरजमल जो थे सबसे पावरफुल माने जाती थी उस समय, उनके अंडर कंट्रोल भरतपुर को भी उन्होंने एक इंडिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग किंगडम डिक्लेयर कर लिया था। मैनी नोबल्स फ्रॉम दिल्ली टुक रिफ्यूज इन भरतपुर व्हेन नादिर शाह अटैक्ड द प्लैंडेड द कैपिटल सिटी ऑफ द मुगल्स, जब उन्होंने मुगलों की कैपिटल सिटी पर अटैक किया तब नादिर शाह के अटैक के बाद उस समय ऐसा था कि उन्होंने भरतपुर को अपना सेंट्रल मानने से मना कर दिया था। जो जाट थे उनकी सबसे बड़ी हार का कारण क्या था कि वो आपस में यूनिटी में नहीं थे, वो एक ग्रुप में नहीं थे, यूनियन में काम नहीं कर रहे थे। इसी का फ़ायदा उस समय नादिर शाह ने उठाया और उसने वहाँ पर अटैक करके उन्हें धीरे धीरे करके डिफीट करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम केस स्टडी पढ़ते हैं जो सबसे पावरफुल रही है वो है मराठास की। मराठा में शिवाजी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरे, आप सब उनके बारे में जानते हैं, एक वेल नोन पर्सन है हिस्ट्री के। तो केस स्टडी में कल हम जो था मराठास के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें मेनली शिवाजी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, किस तरह से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, किस तरह से उनका ट्रेड चलता था, और उन्होंने अपनी जो एस्टेट थी उसे किस तरह से उन्होंने रीस्टोर किया था, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।